जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास में। साथियों, आज जो है हम लोग खान सर पॉकेट जीके की जो बुक है उसका प्राचीन भारत का टॉपिक 23वां पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। साथियों, हमने आप सभी को 22 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के उनको देख लीजिए। ठीक है साथियों, ये जो खान सर की जो पॉकेट जीके की बुक है ये सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और साथियों, इस बुक को हमने लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझाकर पढ़ाया हुआ है। और साथियों, इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों आपको जो है इसमें जो है अच्छे से याद हो जाए और आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। ठीक है, तो साथियों इसलिए इस क्लास को अच्छे से जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग पल्लव राजवंश के बारे में। तो जो पल्लव राजवंश है, प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृत तथा संस्कृत अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों पल्लव राजवंश है, इसकी स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। ठीक है, इसके बाद है पल्लव का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए दोस्तों, जो पल्लव का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा पत्ता या पान होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे, लेकिन जो अभिलेख हैं अभिलेखों में इन्होंने स्वयं को क्षत्रिय बताया है। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वप्पदेव। कौन था? तो समझो पल्लव वंश का संस्थापक था वप्पदेव था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है वप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तांडई मंडलम पर शासन किया। कहां पर शासन किया? तांडई मंडलम पर। ठीक है, सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो पल्लव वंश है इसका वास्तविक संस्थापक कौन है तो याद रखिएगा सिंह विष्णु। इसे आदि पुरुष भी मानते हैं। सिंह विष्णु को अनसिंह तथा सिंह विष्णु तोरायण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिंह विष्णु पोत्रायण के नाम से इनको जाना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में जो लेखक था उसका नाम था भारवी। ठीक है, तो आप लोगों को यहां से इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे इसके देखते हैं। लेखक भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो किरातार्जुनीयम है इसकी रचना किसने किया है, तब याद रखिएगा भारवी ने इसकी रचना किया था। ठीक है, इसमें जो है अर्जुन एवं किराता शिकारी शिव की कहानी इसमें मिलती है। सिंह विष्णु धर्मानुयायी थे और उसके समय में मामल्लपुरम में बराह मंदिर का निर्माण कर हुआ। ठीक है, किसके समय में? तो सिंह विष्णु के समय में मामल्लपुर में बराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन वेलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक सिंह विष्णु का एक पुत्र था। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। इसने जो है दोस्तों 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंह विष्णु का पुत्र कौन था तो महेंद्र वर्मन प्रथम था तथा उत्तराधिकारी भी था, और वह जो है पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन विद्वान भी था और वह एक कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने दोस्तों मत विलास व गुणधर उपाधि ग्रहण की थी। किसकी? गुणधर की। ठीक है, याद रखिएगा महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति में दोनों में समान रूप से महान था। कौन दोस्तों? तो महेंद्र वर्मन, ये याद रखिएगा यहां पर। इसके बाद देखते हैं महेंद्र वर्मन से मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। किसने? तो महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं कापालिकम पर व्यंग किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रूपाचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी और इस पुस्तक को भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया और महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम था इसको किसने पराजित किया तो पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया था। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था, जिसका शासनकाल 630 से लेकर के
668 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय यानी जो चालुक्य को 3 युद्धों में पराजित किया। इनकी जानकारी जो है हमें खुर्रम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया था। किसने बसाया था दोस्तों? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया था, जो वर्तमान में महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। इसने मामल्ल तथा वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति सीतोंड था। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ। और दोस्तों, रथ मंदिरों की संख्या 7 है तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह कौन था, तो दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा महाबलीपुरम जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है इसमें कि उसके शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग, कौन? तो हुएनसांग जो है ये कांची गया था और उसके अनुसार कांची के लोग विद्या प्रेमी थे तथा उत्साही व सत्यवादी थे। ये किसने बताया था? तो हुएनसांग ने बताया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन कासाकुड़ी ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया है। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के मतानुयायी थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यंत काम, रणमजय, लोकादित्य, गुणभाजन, उग्रदंड एवं विद्या विनीत की उपाधियां धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम में मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने दोस्तों मामल्लपुरम में, कहां पर? मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया था। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सिंह, इनको बोलते थे। 680 से 720 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। परमेश्वर वर्मन का ये पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भाई था। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके शासन काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांची कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो महाबलीपुरम का शोर मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तब भी आप लोग आंसर यही लगाएंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। संस्कृत के प्रख्यात जो लेखक हैं दांडिनी, उसकी राजभाषा में था, राजसभा में था। कहां पे था साथियों? जो संस्कृत जो प्रख्यात जो लेखक है दांडिनी, उसकी राजसभा में था और इन्होंने जो है 10 कुमार चरित की रचना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग नोट करिए। क्या है इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो दांडिनी है, दांडिन ने जो है दोस्तों 10 कुमार चरित की रचना की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो 10 कुमार चरित है इसकी रचना किसने किया था, तब आप लोग यहां से आंसर लगाइएगा दांडिन ने किया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी प्रिय उपाधियां भी थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय, कौन? नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया गया और नंदी वर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी था। कौन था दोस्तों? तो जो नंदी वर्मन द्वितीय था ये शैव मतानुयायी था और कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। ये पॉइंट दोस्तों नोट करिएगा कि जो है किसने? नंदी वर्मन द्वितीय ने। इसने क्या किया दोस्तों? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई
अलवार उसका समकालीन था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो याद रखिएगा अपराजित था। ठीक है, ये इसका नाम है। आगे दोस्तों देखते हैं, दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से ही हुआ तथा उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा है। और दोस्तों अगला जो राजवंश है जिसका नाम है चोल वंश। ठीक है, तो आप लोग यहां से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला राजवंश है उसको हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है चोल वंश। ठीक है, संगम कालीन साहित्यों में दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप में जो है उल्लेख मिलता है। एक है करिकाल और दूसरा है दोस्तों कोचेन नाग। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोचेन गनाग, ये इसका नाम है। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा। चोल राष्ट्र पैन्नार और कावेरी नदियों के बीच में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। ये कौन? चोल राष्ट्र। चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ, जहां से ये भी दोस्तों याद रखिएगा। इसकी स्थापना विजयालय ने की 850 से लेकर के 887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों उसने जो है तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर का वास्तुकार की बात की जाए दोस्तों तो कुजर मल्लन राज पेरुथच्चयन इनका नाम था। और विजयालय में निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय दोस्तों पल्लवों का एक सामंत था और आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस विजय के बाद दोस्तों आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की और द्राविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम के समय में हुई थी। किसकी रचना? तो द्राविड़ देश में जो है दोस्तों जो चोल आधिपत्य की स्थापना जो है परांतक प्रथम के समय में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और तोककोलम युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। राज प्रथम 985 ईस्वी के राज्यारोहण के समय दोस्तों चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ और राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इस मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। किसे? जो प्रांत था दोस्तों इसको जो है मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। चोल राज्य की स्थापत्य कला में राज प्रथम का योगदान नवीन है और तंजौर में उनके द्वारा जो बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा राज प्रथम के द्वारा तंजौर में उसके द्वारा दोस्तों बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, उसने जो है दोस्तों मुम्माड चोल देव, जयकोंड, चोला मार्तंड आदि उपाधियां भी इसने धारण की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहां से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था दोस्तों जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी। ये एक ऐसा मतलब जो है ये ऐसा जो भारतीय शासक था जो है जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित किया और इसे क्या किया? गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने जो है गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये याद रखिएगा। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की और इस राजधानी के पास में सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये पॉइंट भी आप लोग यहां से याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं राजेंद्र द्वितीय के बारे में। अच्छा, जो राजेंद्र द्वितीय थे इन्होंने 1052 से लेकर के 1064 ईस्वी तक इसने शासन किया था। राजाधिराज का अनुज था ये और कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया और
उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ईस्वी में सोमेश्वर को पराजित किया और अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में जो है स्थापित किया। कुलोत्तंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी जो विष्णु भगवान है इनकी मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने जो है गोविंदराज या विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसको समुद्र में फिकवा दिया था, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा कुलोत्तंग द्वितीय ने। ठीक है। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। किसने किया था? तो जो आचार्य रामानुजाचार्य थे इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है साथियों इसी के, कुलोत्तंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था। कौन? तो कुलोत्तंग तृतीय जो है। किंतु इस वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों राजेंद्र तृतीय था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। इनमें जो है ऊपरी श्रेणी पेरुनमदन तथा निम्रस्थ श्रेणी श्रुदनम कहलाती थी और सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारियों मंत्रियों को उडन कुट्टम कहा जाता था जो सदैव राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था। विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा। आगे है, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां राज्य, मंडल, वलनाडु, नाडु, कुर्रम या कोट्टयम था। तो ये दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा। बड़े शहर या गांव जो हैं स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे और तनियूर तथा तंकुरम कहलाते थे। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरटार यानी नगरम कहते थे। जो केंद्रीय सरकार की जो देखरेख में जो वेलाल जाति के धनी किसानों को नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है, तो यहां से ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों, उनमें जो है कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, ये क्या है? ये 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, इसको दोस्तों अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां थी। उन्हें जो है केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। उर दोस्तों क्या होता था? ये एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ दोस्तों पुर है। ठीक है, इसकी कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। सामान्यतः वारियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष होती थी। महासभा को पेरुंगुरी, इसके सदस्यों को पेरू मक्कल तथा समिति सदस्यों को दोस्तों वरीय पेरुकल कहा जाता था। नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, चोल काल के विशाल जो व्यापारी समूह निम्न थे। वलंजियार कौन था दोस्तों? जो चोल काल के विशाली व्यापारी समूह था ये निम्न थे। वलंजियार, नानादेशी तथा मणिग्रामम, ये जो है व्यापारी समूह था। राज्य की आय का प्रमुख साधारण भूमिकर था जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। कृषि उत्पादन की 1/3 भूराजस्व के रूप में वसूल किया जाता था और प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुछ वेतन भोगी कर्मचारी होते थे जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। ब्राह्मणों को जो दी गई भूमि थी इसको चतुर्वेदी या मंगलम एवं दान की गई भूमि को दोस्तों ब्रह्मादेय कहलाती थी। चोल सेना के प्रमुख 3 अंग थे, पदाति, गजारोही और अश्वारोही। चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि चोल काल में सोने के सिक्के हैं इनको क्या कहा जाता था, तब आप लोग साथियों आंसर लगाइएगा कासू कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कंबन और टकुट्टन और पुगलेंदी को दोस्तों तमिल साहित्य का और पंपोन और रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। चोल कांस्य जो प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं।
चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह दोस्तों कावेरी पट्टनम था। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो याद रखिएगा कावेरी पट्टनम था। चोल सम्राट परांतक प्रथम के शासन के 12वें व 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख के जो है चोल कालीन स्थानीय सुशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध होता है। चोलों की राजधानी की बात की जाए तो कालक्रम के अनुसार जो है उरैयूर, तंजौर, गायंगकोंड, चोलपुरम एवं कांची थी। ठीक है, तो ये इसकी राजधानियां थी, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ये इसकी क्या थी, राजधानियां थी। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं इसी के आगे क्या बताया गया है। चोलकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भगवान नटराज की मूर्ति है। यह चिदंबरम यानी तमिलनाडु में स्थित है और यह जो है कांसे की बनी हुई थी। बृहदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है और शिव को समर्पित है। पर्सी ब्राउन में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान की भारतीय वास्तुकला का निष्कर्षण माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा की चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान है। और दोस्तों चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं भी वर्गाकार या ऊंचे विमान मंडप, गोपुर, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहत सदन आदि, ये सब उसकी निर्माण कला है। दोस्तों यहाँ से आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। तो साथियों जो कल्याणी के चालुक्य थे, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा तैलंग द्वितीय था। कौन था, तैलंग द्वितीय। और ये कब से कब तक इसने शासन किया, तो 973 से लेकर के 997 ईस्वी तक इसने शासन किया। तैलंग द्वितीय ने अश्वमत और भुआ नए कमल की उपाधि इसने धारण की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है, तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलभ तृतीय। ये साथियों जो है कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए। सोमेश्वर प्रथम की बात की जाए दोस्तों तो इसने जो है 143 ईस्वी में शासक ये बना और उसने अपनी राजधानी को मान्यखेत से दोस्तों कल्याणी में स्थानांतरित की। विक्रमादित्य 6 ने कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। कौन, विक्रमादित्य 6। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो विक्रमादित्य जो 6 थे, ये जो है ये सबसे महान शासक था। आगे देखते हैं, उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हड़ तथा मिताक्षरा के जो लेखक दोस्तों हैं विज्ञानेश्वर निवास करते थे और विल्हड़ उनके जो है राजकवि भी थे। सोमेश्वर तृतीय की विजयों के अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। इस वंश का अंतिम शासक तैलंग तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। याद रखिएगा। आप साथियों आगे देखते हैं वातापी के जो चालुक्य वंश है इनके बारे में। ठीक है, तो साथियों यहां से याद रखिएगा जो दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का अधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा जाता है। तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि वातापी चालुक्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने की थी। किसने किया था, तो जो बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो पुलकेशिन प्रथम ने किया था। ठीक है, महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम दोस्तों इन्होंने जो है वनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। किसने, कीर्तिवर्मन प्रथम ने। और दोस्तों इसने शासन कब से कब तक किया, तो 566 से लेकर के 597 ईस्वी तक इसने शासन किया था। वातापी का जो निर्माण करता कीर्तिवर्मन को माना जाता है।
महाकूट स्तंभ लेख में दोस्तों कीर्तिवर्मन प्रथम को बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। ठीक है, तो यहां से ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, इसी के आगे है मंगलेश। दोस्तों जो मंगलेश है इसके बारे में देख लेते हैं। तो वैष्णव धर्मानुयायी था ये, कौन? मंगलेश। उसे दोस्तों परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसका प्रारंभ जो है कीर्तिवर्मन के समय में हुआ था। किसने कराया था? जो गुहा मंदिर है उसका निर्माण पूरा तो मंगलेश ने कराया था। इसकी शुरुआत किसने किया था? कीर्तिवर्मन ने इसकी शुरुआत किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उसके समर्थक की हत्या कर 609 से 610 बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय का जो है हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे साथियों इसमें बताया गया है कि ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऐहोल अभिलेख है वो किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी जो भाषा है दोस्तों संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी है तथा इसका लेख जो है, लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन को दिखाया गया है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल में शुरू होता है। पल्लव वंश का शासक जो है इस समय महेंद्रवर्मन था और दोस्तों 642 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी थी दोस्तों बादामी पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध में उसे लंका नरेश मानववर्मन से जो है सहायता मिली थी। ठीक है, आगे है इसी युद्ध के बाद दोस्तों क्या हुआ, जो नरसिंहवर्मन ने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। मालवा को जीतने के बाद जो विनयदित्य ने सकलोक पत्थरनाथ की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की और दोस्तों पांड्यों, चोलों, केरों व कलभरों को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रैलोक्य महादेवी ने कराया था। ये आप लोग पॉइंट दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो त्रैलोकेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो त्रैलोक्य महादेवी ने इसका निर्माण कराया था। पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया था और इस वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्गा ने परास्त करके नए वंश राष्ट्रकूट जो वंश की स्थापना इसने की थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। साथियों जो अगला जो वंश है, पहले यहां देख लेते हैं वेंगी आंध्र जिसको बोलते हैं कि जो पूर्वी चालुक्य थे, इनको देख लेते हैं। साथियों जो पूर्वी चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य जो है वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। किसने किया था? तो साथियों जो पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई था विष्णुवर्धन, इसने जो है वेंगी के पूर्वी चालुक्य का जो है स्थापना किया था। विष्णुवर्धन ने 615 से लेकर के 633 ईस्वी तक इसने शासन किया। विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी दोस्तों अगर पूछी जाए आपसे तो वेंगी यानी आंध्र प्रदेश थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था विजयादित्य तृतीय था। राष्ट्रकूट पल्लवों एवं पांड्यों की विजयादित्य ने इसने जो है पराजित किया। ठीक है, तो यहां से ये आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश है इसमें जो है दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान लट्टलूर आधुनिक लाटूर जिला बीदर माना गया है, किंतु बाद में जो है एलितपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट दोस्तों बादामी के चालुक्यों के सामंत थे और राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में दोस्तों चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके
स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उसने अपनी जो राजधानी है ये मान्यखेत या मालखेत बनाई। दंती वर्मन के बाद जो है उसका चाचा जो है कृष्ण प्रथम, कौन? कृष्ण प्रथम ने दोस्तों 756 ईस्वी में ये जो है ये शासक बना। ठीक है, इसके बाद जो है कृष्ण प्रथम जो है विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसी को गुहा मंदिर कहा जाता है, और इसका निर्माण इसने कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। चट्टानों को काट कर दोस्तों मंदिर निर्माण करने का श्रेय है राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा कि चट्टानों को काट करके मंदिर का निर्माण करने का श्रेय है ये राष्ट्रवंश के दिया जाता है। और गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव, जिसको धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है, इसने जो है 780 ईस्वी में शासक बनाई। और ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चला रहे जो त्रिसत्तात्मक संघर्ष में जो है दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। संजय ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तथा सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, वंगडाहल तथा प्रक को इसने जीत लिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। ठीक, इसने गोविंद तृतीय ने। इसका काल दोस्तों राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। और गोविंद का जो अल्प वयस्क उत्तराधिकारी था अमोघ वर्ष, इसने जो दोस्तों कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। और अमोघ वर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी था। कौन था दोस्तों? जो अमोघ वर्ष था ये जैन मतानुयायी था। ठीक, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। अमोघ वर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था। कौन? अमोघ वर्ष। उसने दोस्तों कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की। उसने अपनी राजभाषा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया और इनमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख हैं। अमोघ वर्ष ने दोस्तों तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा शासक है जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के अपना जीवन का अंत किया, तो उसका नाम था अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। कौन दोस्तों? इंद्र तृतीय। ठीक है, इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में कृष्णेश्वर तथा गंडमार्तंडित्य के मंदिर बनवाए थे इसने। और दोस्तों उसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पूर्ण निवास करता था जिसने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, एलोरा एवं एलोफेंटा जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में ही हुआ था। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एलोरा और जो एलिफेंटा गुफा मंदिर हैं या गुहा मंदिर हैं, इनका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो राष्ट्रकूट शासकों के समय में इसका निर्माण हुआ था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। किसने? तो राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, आगे दोस्तों इसी देख लेते हैं। 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के जो चालुक्य वंशी राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों देखते हैं यादव वंश, इसी को बोलते हैं देवगिरी। ठीक है, देवगिरी के यादव वंश की जो स्थापना दोस्तों ये भिल्लम पंचम ने की थी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो देवगिरी है, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था, तो भिल्लम पंचम ने इसकी स्थापना किया था। भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई और उसने
1187 से लेकर के 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए आपसे तो राजा सिंघन था। ठीक है, उसने 1210 ईस्वी से लेकर के 1247 ईस्वी तक शासन किया। किसने? राजा सिंघन ने। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, सारंग देव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया और देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल वंश देख लेते हैं। अब क्या है? द्वार समुद्र के होयसल वंश। दोस्तों जो होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल यादव वंश से संबंधित थे क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे लोग। वेल्लूर में चेन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। और होयसल वंश का जो अंतिम शासक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो वीर बल्लाल तृतीय था। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय जो है होयसल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया और होयसलों की राजधानी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड जो है कर्नाटक ये इसमें स्थित है। तो जो है होयसलों की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। उसने जो है दोस्तों 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन करता रहा ये। ठीक है, आप दोस्तों देखते हैं अगला राजवंश जिसका नाम है कदम्ब राजवंश। ठीक है दोस्तों, जो कदम्ब राजवंश है इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब शासकों की राजधानी वनवासी थी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम वालासिका था। दोस्तों जो कदम्ब वंशी शासकों की जो वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखते हैं वारंगल के काकतीय राजवंश कौन है? तो वारंगल के काकतीय राजवंश के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। बीटा प्रथम ने नलगोंड यानी हैदराबाद में जो है में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी दोस्तों अमंगकोंड को बनाया था। ठीक है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपसे पूछा जाए तो गणपति देव था जिसने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की थी। ओरुंगालुल क्या है? ओरुंगाललु आधुनिक वारंगल नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया था। इस जो राजवंश का अंतिम शासक था प्रताप रुद्र। इसने जो है 1295 से लेकर के 1323 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने दोस्तों? तो प्रताप रुद्र ने। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, रुदाम्ब देवी गणपति देव की पुत्री थी। कौन? रुदाम्ब देवी। तथा गणपति देव के बाद जो है रुद्रामा जो है काकतीय राज्य की शासिका बनी। काकतीय राज्य में जो है पाशपुत तथा काला मुख धर्म प्रचलित था। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं गंगवंश के बारे में। तो दोस्तों जो गंगवंश है, गंगवंश की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो वज्रहस्त पंचम ने की और अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक थे कोंकणी वर्मा। लगभग 400 ईस्वी में जो है इन्होंने ये जो है शासक बने। ठीक है, गंगवंश का शासन जो है आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में हुआ था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों कोलाल यानी कोलर में थी जो बाद में जो है तलकाड़ हो गई। ठीक है, आगे इसके बाद है अगला पॉइंट इसमें बताया गया है वो क्या है? जो गंग शासक स्त्री पुरुष ने जो है अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई और स्त्री पुरुष का जो शासन था वो 728 से लेकर के 788 ईस्वी तक इसने शासन किया जो है। और माधव प्रथम ने दंतक सूत्र पर टीका लिखी थी। किसने? तो माधव प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।